नेक्स्ट टॉपिक देखिए भाई, वॉशिंग मशीन है घर में, कौन सी कंपनी की है? और है किसी के यहाँ? वर्लपूल है किसी के यहाँ? वर्लपूल है किसी के यहाँ? वर्लपूल, WHIRLPOOL, वर्लपूल। इंडस्ट्री में जो नाम रखा जाता है बिना वजह नहीं रखा जाता, मीनिंग होता है। अब सबका होगा इसकी गारंटी नहीं है, पर कुछ का तो होता है। सर्फ एक्सेल नाम सुना है? क्या मतलब है सर्फ एक्सेल का? सर्फ का क्या मतलब है? मजे मत लो, सीरियस हो गए समझ लो। हाँ, तुझे नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ, बिना बातें मजे मत लिया करो। नहीं पता रहने दो, ठीक है। सुनो, एक शब्द सरफेक्टेंट होता है, सुना? नहीं सुना? ये सिलेबस रिड्यूस होता जा रहा है, हर चीज के फायदे नुकसान है, बार बार ये बात कह चुका मैं। कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए, कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, ठीक है, लेकिन फायदा देखने भर का कोई खास फायदा नहीं है। जेई का एंट्रेंस दोगे, नीट का एंट्रेंस दोगे, तो वो सिलेबस वहां से नहीं हटाया, सिर्फ सीबीएसई ने हटा दिया। तो कहने को यहाँ 2 चैप्टर बोर्ड से पहले कम पढ़ लो, बोर्ड के बाद दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, फिर वो पढ़ने जरूर पड़ेंगे। केमिस्ट्री में एक चैप्टर सॉलिड स्टेट हटा दिया, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चैप्टर। एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया। कंपटीशन में आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में एक टर्म आती है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट है ना, क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो 2 सरफेसेस के बीच में काम करता है, उसे कहते हैं सरफेक्टेंट। बात समझना, स्टोरी कहां से कहां पहुंच गई। सरफेक्टेंट जो 2 सरफेसेस के बीच में काम करे। जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का, डिटर्जेंट का, वो सरफेक्टेंट पे डिपेंड करता है। सरफेक्टेंट में, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। समझ रहे हो बात को? तो अब एक लॉन्ग चेन होती है और एक शॉर्ट हेड होता है। वो कई तरह के होते हैं, कैटायनिक सरफेक्टेंट, एनायनिक सरफेक्टेंट, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, बहुत टाइप के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक एंड, अब जो कपड़ों पे डर्ट है ना, डर्ट क्या होती है? डस्ट होती है, एक ग्रीस होता है, ऑयली सब्सटेंस होता है। डर्ट क्या होती है? डस्ट और ग्रीस को मिला करके हम कह सकते हैं डर्ट है। तो जो डर्ट मॉलिक्यूल है उस पे एक एंड आके अटैच हो जाएगा सरफेक्टेंट का। समझ रहे बात को? और उसको चारों तरफ से कवर कर लेगा, ठीक है। जब पानी डालोगे तो पानी के साथ वो हाइड्रोफिलिक पार्ट निकल जाएगा, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ में फिर वो जो डर्ट मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाएगा। समझ रहे बात को? तो साइंटिफिक है। तो सर्फ एक्सेल से मतलब ये था एक्सीलेंट सरफेक्टेंट। इसी में टर्म आती है CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, कि कितना उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर ताकि वो मिसल्स बना सके। जब जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स है डर्ट या ग्रीस को चारों तरफ से कैप्चर कर लेंगे, तो कम से कम उतने मॉलिक्यूल्स होने तो चाहिए ताकि उसे चारों तरफ से सराउंड कर सकें। तो कितनी कंसंट्रेशन पे वो सराउंड कर पाएंगे, मिसल बना पाएंगे, उस कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC। समझ रहे बात को? तो अब ये इस तरह से वर्क करता है। तो सर्फ एक्सेल वालों के पीछे लॉजिक कितना सर्फ एक्सेल नाम रखने का, कि एक्सीलेंट सरफेक्टेंट। हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है इसमें जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है उसका वर्क एक्सीलेंट है। ऐसे ही वर्लपूल, वर्लपूल से मतलब एक पानी के वर्ल्ड्स बन जाएंगे। पानी का छोटा सा पूल बन गया मशीन के अंदर, उसमें वर्ल्ड्स क्रिएट होंगे और उन वर्ल्ड्स के साथ जब आपके कपड़े घूमेंगे तो वॉश हो जाएंगे। तो वर्लपूल साइंटिफिक नेम है। बाद में फिर जो पुराना, अब किसी कंपनी ने, कोई कंपनी साइकिल बनाती है
अब वो कल को कंप्यूटर बनाने लगे तो ब्रांड नेम थोड़ी चेंज करेगी। तो एलजी वाले और बहुत कुछ बना रहे थे, एलजी वालों ने भी वॉशिंग मशीन बना दी, सैमसंग वाले बहुत कुछ बना रहे थे, उन्होंने भी वॉशिंग मशीन बना दी। वर्लपूल स्पेशलाइज्ड वॉशिंग मशीन के लिए स्टार्ट हुआ था। तो बात में समझ में आ रही है आपको? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, यहाँ वर्ल या एडीज क्रिएट हो जाएंगे कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, तो उसलिए नाम दिया गया एडी करंट। होता क्या है, जैसे वर्लपूल में वर्ल्स बनते हैं, ऐसे ही कंडक्टर के सरफेस पे वर्ल्स बन जाएंगे, एडीज क्रिएट हो जाएंगे, बबल टाइप का बन जाएगा, है ना। लेकिन वो पानी का नहीं होगा, वो किस चीज का होगा, वो करंट का होगा। और इस टाइप के करंट को कहते हैं एडी करंट। मतलब कि जैसे वायर में करंट फ्लो होता है ना, ऐसे ही मेटेलिक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे भी करंट फ्लो होता है। ये मेटेलिक शीट है कोई, अगर मैं इसका कुछ सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाए तो उसका कुछ फ्लक्स भी होगा। अगर मैं इसको मोशन में ले आऊं तो वो फ्लक्स बदलना शुरू हो जाएगा, और वो फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल होगा। इलेक्ट्रिक करंट को ट्रेवल होने के लिए यहाँ वायर्स तो मिल नहीं रहे, तो वो सरफेस पे लूप की तरह ट्रेवल करेंगे करंट, इस तरह से। तो एक वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एडी लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए इसको नाम दिया गया एडी। ये करंट क्या कहलाता है, एडी करंट। जनरली हम टर्म देख के सोचते हैं साइंटिस्ट के नाम पे होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ऑफबाउ रूल। ऑफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन वर्ड है ऑफबाउ। ऑफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब जिन सबशेल्स की एनर्जी कम है वो पहले भरी जाएंगी, जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो बाद में भरी जाएंगी। तो बिल्डिंग अप जर्मन वर्ड है। तो जरूरी नहीं है हर एक टर्म, हर एक डेफिनेशन किसी साइंटिस्ट के नेम से रिलेट की जाए, है ना। हाँ मैम, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो ऐसे यहाँ पे एडी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, साइंटिस्ट का नाम तो कुछ और था, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम तो फौकाल्ट था, फौकाल्ट, ठीक है। उसके नाम पे, उसके ऑनर में भी नाम दिया जाता है, फौकाल्ट करंट भी इसको कहते हैं। लेकिन एडी करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एडी लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। हुआ क्या, उस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट क्या कंडक्ट किया, उसने जो है एक मेटल का ऑब्जेक्ट लेकर के इस तरह से ऑसिलेट कराना शुरू करा, और ऑसिलेट कराना शुरू करा तो ऑब्वियस है, जब ये आप 11th क्लास में टॉपिक पढ़ते हो वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस एट वेव्स या वेव्स एंड ऑसिलेशन, उसमें क्या है कहानी कि कई तरह के ऑसिलेशंस होते हैं। एक फ्री ऑसिलेशंस होते हैं, एक फोर्स ऑसिलेशन होते हैं, रेजोनेंट ऑसिलेशंस होते हैं, बहुत टाइप के ऑसिलेशंस होते हैं। तो होता क्या है, एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाएं जहां वैक्यूम है और ऑसिलेशन स्टार्ट कर दें तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, ये मूव करता ही रहेगा, ऑसिलेट करता ही रहेगा। लेकिन एटमॉस्फेयर के जो मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से ये क्या होगा, ये एयर रेजिस्टेंस फेस करेगा, एयर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ऊपर से क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये एनर्जी लूज करना शुरू कर देगा, और एनर्जी लूज करते करते जब इसकी एनर्जी रिड्यूस होगी तो इसके एम्पलीट्यूड भी कम होना शुरू हो जाएगा, इसके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड भी कम होना शुरू हो जाएगा। पहले इतना गया था, फिर थोड़ा कम जाएगा, फिर और कम कम होते होते रुक जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में भी कुछ टाइम तो कंज्यूम होगा, कुछ टाइम कंज्यूम होगा, तो मतलब 2-4 सेकंड तो लगेंगे ना इसको रुकने में। अब ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसने सडनली जहां पे ऑसिलेशंस परफॉर्म कराए जा रहे थे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करते ही हुआ क्या कमाल कि ये जो थोड़ी देर में 5 सेकंड बाद रुकता, ये स्विच ऑन करते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुक गया। मतलब जाते जाते अचानक से वहीं ब्लॉक हो गया। कि ऐसा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसका मोशन रुक गया। तो रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से इस पे कुछ फ्लक्स लिंक हो गया, और इसके मोशन की वजह से वो फ्लक्स क्या हो रहा था, चेंज होने लगा। अब फ्लक्स चेंज होने लगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब इंड्यूस ईएमएफ खुद अपने प्रोडक्शन का अपोज करता है, खुद अपने जनरेशन का अपोज करता है, खुद अपने इंडक्शन का अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो उसने लेंज लॉ ने ही, इंड्यूस्ड ईएमएफ ने खुद इसका मोशन रोक दिया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया गया तो इसका फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से क्या हुआ, ईएमएफ आया, और ईएमएफ आने की वजह से उसी ईएमएफ ने इस ऑसिलेटिंग मेटालिक शीट का मोशन ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी सामने आई। तो अब और रिसर्च से पता चला कि यहाँ पे सरफेस पे ही करंट ट्रेवल होने लगता है, और उसी करंट को नाम दिया गया एडी करंट। एडीज की फॉर्म में करंट बन गया तो क्या नाम दिया गया, एडी करंट। और एडी करंट फौकाल्ट के ऑनर में नाम इसका बाद में फौकाल्ट करंट भी रखा गया। बात समझ में आई। तो क्या है एडी करंट, हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए पीस ऑफ मेटालिक शीट
is changed, then electric current starts flowing on the surface of that sheet in the form of closed loops. This current is known as, बात समझ में आई? अब एडी करंट, हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब इससे नुकसान क्या हुआ? मशीनरी में कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, कहीं पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस कोई चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और मशीन्स के मेटेलिक पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो वहां क्या होगा? एडी करंट जनरेट होगा। अब एडी करंट जनरेट होने की वजह से कितना भी अच्छा आप मेटल लेंगे, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। अब रेजिस्टेंस में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मैं आपको बता चुका हूँ रेजिस्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी रेजिस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो हीट जनरेट होती है। तो एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है, एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है, तो एनर्जी लॉस होने लगा। ऊपर से उस हीट की वजह से मशीनरी के पार्ट्स जो है वो भी डैमेज हो रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है, एनर्जी लॉस भी हो रहा है और रिसोर्सेज का लॉस भी हो रहा है। तो ये डेंजरस है, हार्मफुल है। तो अब सवाल उठा, इसको कम कैसे करा जाए, इसको कम कैसे करा जाए? तो अभी तक की कहानी में हमें ये समझ में आ गया कि एडी करंट क्या होता है। एडी करंट को हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, जब भी किसी मेटेलिक पीस का सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है तो उस पे क्लोज लूप की फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल होने लगता है, इसको हम एडी करंट कहते हैं। ये डेंजरस है, हार्मफुल है, एनर्जी लॉस कराता है, वियर एंड टियर कराता है, मशीन की लाइफ कम कर देता है। अब इसको कम कैसे किया जाए? भाई खत्म तो कर नहीं सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे किया जाए? तो रिड्यूस करने के तरीके निकाले गए, तो दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछे भी जाते हैं कि कैसे। अगर मैं इस मेटेलिक शीट का सरफेस एरिया ही कम कर दूं तो करंट को फ्लो होने के लिए कम एरिया मिलेगा, तो करंट का अमाउंट भी कुछ कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाने लगा, इसमें कट लगाए जाने लगे, छेद कर दो, कहीं कहीं रेक्टेंगुलर छेद कर दो, कहीं स्क्वायर फॉर्म में कर दो, कहीं कैसे कर दो। तो इस तरह से क्या होगा, अब पूरी में आप कंप्लीट शीट यूज ही नहीं कर रहे हो तो एरिया कम मिलेगा ना, तो करंट बीच बीच में से निकलेगा। ऑब्वियस है, जितने लूप पहले बन रहे थे बन जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जितने लूप्स पहले बन रहे थे उतने तो नहीं बनेंगे। पहले 20 बन रहे थे तो 4 या 5 बनेंगे हार्डली, सरफेस एरिया ही कम है। समझ रहे बात को? तो एडी करंट की अमाउंट कम हो जाएगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं बाय मेकिंग स्लिट्स एंड स्लॉट्स। बाय मेकिंग स्लिट्स एंड स्लॉट्स इन द मेटेलिक पीस वी कैन रिड्यूस द एडी करंट। याद रहेगा, हाउ कैन वी रिड्यूस द एडी करंट? बाय मेकिंग स्लिट्स एंड स्लॉट्स। दूसरा तरीका ये है कि रजिस्टर दिखाओ जरा, कहीं पे आपको इतना मोटा मेटेलिक पीस यूज करना है तो आप इसको यूज मत करिए, आप पतली पतली शीट्स ले आइए, जैसे पेपर की शीट्स है ना, ये ऐसे पतली पतली शीट्स ले आइए बहुत सारी, और फिर क्या करेंगे आप, उनको इंसुलेट कर दीजिए, उनको एक दूसरे से इंसुलेट कर दीजिए। पहले सरफेस पे एडी करंट आएगा तो वो दूसरे पे नहीं जा पाएगा, और थोड़ा बहुत चला भी गया तो तीसरे पे नहीं जा पाएगा, मतलब तो कुछ पार्ट तो बचा है ना। इस तरीके को कहते हैं लैमिनेशन। मतलब मेटेलिक पीस आपको यूज करना है तो सिंगल थिक पीस यूज करने की बजाय मल्टीपल थिन शीट्स यूज करके उनको लैमिनेट कर दिया जाए तो एडी करंट की अमाउंट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसमें दूसरा मेथड क्या है एडी करंट को रिड्यूस करने का? लैमिनेशन। अच्छा, अब आगे बात समझो। तो हमने क्या पढ़ लिया, एडी करंट क्या होता है, हार्मफुल है, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा अब इंसान से बुरा कोई स्पीसीज मुझे नहीं लगता अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। मतलब हर वो काम इंसान ने करा जो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए छोड़ो, लिमिट ही नहीं है कोई इंसान की बुराई की, आप सब जानते हो, ठीक है। मतलब कितना एक्सप्लॉइटेशन हमने नेचुरल रिसोर्सेज का किया है, लिमिटलेस, काउंटलेस, है ना। मतलब कोई डेडलीस्ट ऑर्गेनिज्म भी है उसको भी हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्नेक को नहीं छोड़ा, वेल्स को नहीं छोड़ा, फॉरेस्ट को नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। तो एडी करंट की क्या मिसाल, ये क्या चीज है भाई, इसको कैसे छोड़ देंगे। इसको भी अपने फेवर में हम यूज करना सीख गए। कैसे? मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो स्पीडोमीटर में स्पीड पता चल जाती है इसी की मेहरबानी से। कैसे? आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर रहे हो। पहिए का जो एक्सल होता है, हिंदी में धुरी कहते हैं, ठीक है, जहाँ से स्पोक्स निकलते हैं या जहाँ से एलॉय व्हील्स निकलते हैं, सेंट्रल पार्ट जो होता है। आपने देखा होगा 2 व्हीलर बाइक आप चलाते हैं तो कई बार स्पीडोमीटर स्पीड बतानी बंद कर देता है। आप जाते हैं मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास, है ना, टेक्नीशियन,
तो वो क्या करता है भाई, आउटर की केबल खराब होगी, केबल बदल देता है। तो वो केबल का भी ध्यान देना, मीटर से निकल के कहाँ जाती है, फ्रंट व्हील के सेंटर पे जाती है। फ्रंट व्हील का सेंट्रल पार्ट जो होता है, हब बोलते हैं जिसको, या एक्सल बोलते हैं, वहां कनेक्टेड होती है। तो जो एक्सल होता है ना वो मेटेलिक है, और जब आप चल रहे हो तो वहां कहाँ ट्रेवल कर रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक्सल ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, एडी करंट जनरेट होंगे। अगर आप स्लो मोशन कर रहे हो तो स्मॉल अमाउंट में एडी करंट आएगा, आप हाई स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हो तो लार्ज वैल्यू ऑफ एडी करंट। तो जो करंट की अमाउंट है वो स्पीडोमीटर को बताएगी कि कितनी नीडल का डिफ्लेक्शन करना है, कितनी स्पीड आ रही है। आप लो स्पीड पे चल रहे हो, कम करंट कम डिफ्लेक्शन, आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, हाई एडी करंट हाई डिफ्लेक्शन, आपको वैल्यू पता चल जाती है। तो यही नहीं, और बहुत चीजें हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कहीं कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, उसको गर्म करना है, लेकिन भट्टी है नहीं वहां पे, फर्नेस नहीं है वहां पे, तो वहां क्या किया जाता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया जाता है। अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डाल दो, या मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दो, मेटेलिक ऑब्जेक्ट का मोशन करा दो मोटर की हेल्प से। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब मेटेलिक ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या होगा, एडी करंट जनरेट होगा, और एडी करंट जनरेट होगा तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होगी। उसको नॉट ओनली हीट किया जाता है, रेड हॉट तक कर दिया जाता है। इस टाइप की फर्नेसेस इंडस्ट्री में खूब यूज की जाती हैं। भाई कोई फ्यूल यूज नहीं कर रहे, कोई कोल पेट्रोलियम यूज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी फर्नेस तो चल रही है, बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बाय हेल्प ऑफ एडी करंट। इस टाइप की फर्नेस को क्या कहते हैं, इंडक्शन फर्नेस। तो हमने बेनिफिट्स के लिए यूज क्या कर लिया, स्पीडोमीटर में यूज कर लिया। इंडक्शन फर्नेस में ब्रेक्स कई वैरायटी के हैं, आजकल आप डिस्क ब्रेक यूज करते हो, है ना। एबीएस फोर व्हीलर्स में आ गया, ठीक है, टू व्हीलर्स में तो डिस्क ब्रेक चल रहा है ना, चलिए आ गया होगा, अच्छी बात है। उसके अलावा पहले ड्रम ब्रेक चलते थे, और 11th क्लास में पास्कल लॉ पे आप पढ़ते ही हो वो, है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक। इसी में एक वैरायटी आती है पावर ब्रेक, ट्रेन्स में यूज किए जाते हैं, एडी करंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो पावर ब्रेक्स में यूज कर सकते हैं, स्पीडोमीटर में यूज करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं। और एक डिवाइस हमने पढ़ी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैंने कहा था बाद में समझाऊंगा, आएगा समझ में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको याद होगा, बीच में मैंने आयरन कोर रखा था, वहां पे आर्मेचर के अंदर जो कॉइल थी, कॉइल के बीच में आयरन कोर लगाया था। अब होता क्या है, जरा समझने की कोशिश करें वहां से रिलेट करके। तो क्या होगा भाई, जब हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो जाता है, जो घुमा रहा था कॉइल को। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो होते ही सिर्फ एक टॉर्क काम कर रहा है, वो कौन सा, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क तो भी जीरो नहीं हुआ, वो झटके से वापस आएगी कॉइल। अब डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो झटके से वापस आने के चक्कर में कॉइल टूट भी सकती है। हेलिकल स्प्रिंग है नीचे, ऊपर फॉस्फोर बॉन्ड्स की स्ट्रिप है, वो ब्रेक हो जाए तो खत्म, ठीक है, या तो रिपेयरिंग या पूरा ही खत्म है। तो क्या होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां आयरन कोर लगा देते हैं। आयरन कोर क्या है, मेटल है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी, रेडियल फील्ड भी वहां पे प्रेजेंट है। तो जब हम डिफ्लेक्ट, करंट की सप्लाई बंद कर देंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो जीरो हो गया, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। तो अब वो जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रही है तो आयरन कोर के ऊपर एडी करंट जनरेट हो जाएंगे, और वो एडी करंट जीरो नहीं हुए हैं। तो वो एडी करंट उसको क्या करेंगे, झटके से वापस नहीं लाएंगे, धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। बात समझ रहे हो भाई। अगर आयरन कोर नहीं लगाया होता तो जैसे करंट की सप्लाई बंद करते, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल झटके के साथ वापस आती, टूट सकती थी। अब ये जो आयरन कोर है, इसमें आ गया एडी करंट, और ये जो आयरन कोर के ऊपर एडी करंट आ गया, ये उसको धीरे धीरे वापस लेके आएगा, और धीरे धीरे वापस आने की वजह से डिवाइस हमारी सेफ है। तो हम उसमें उसकी डैमेजिंग प्रिवेंट कर सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, बाय हेल्प ऑफ एडी करंट। तो एडी करंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तीन मेन टॉपिक है एडी करंट में। पहला, एडी करंट क्या होता है, दूसरा, एडी करंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और तीसरा, एडी करंट को यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए,